हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है आपकी क्लास 11th की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का 10वां अध्याय। 10वां अध्याय है कथा पटकथा। कथा क्या होती है, पटकथा क्या होती है। बहुत से लोग उसे एक जैसा समझते हैं, ऐसा नहीं होता। कथा मतलब कहानी, जो हम लोग हमेशा से सुनते चले आते हैं और हम लोग खुद भी बहुत अच्छी कहानियां बना लेते हैं। अगर किसी की डांट या गुस्से से बचना हो तो हम तरह तरह की कहानियां बना लेते हैं। नहीं, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था। बहानों के नाम पे हम ढेर सारी कहानियां बनाना अच्छे से जानते हैं। भाई हमने भी बनाई हैं, आपने भी बनाई होंगी। किसी की डांट से, टीचर की डांट से बचने के लिए, मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं हम लोग। तो वो होती है कहानी। और हम दादी नानी से हम लोग बचपन से कहानियां सुनते चले आ रहे हैं। अब उसके बाद आती है बारी पटकथा। पट मतलब पर्दा, कथा मतलब कहानी, यानी पर्दे के लिए कहानी। कथा तो कहानी तो पढ़ ली, पटकथा मतलब पर्दे के लिए जब कहानी लिखी जाती है तब क्या होता है, कैसे कैसे लिखी जाती है, क्या क्या होता है, ये सभी कुछ हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ये हमारी कहानी। मशहूर साहित्यकार और कई कामयाब टेलीविजन धारावाहिकों के लेखक स्वर्गीय मनोहर श्याम जोशी ने कई उपन्यासों आदि के साथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी जिसका शीर्षक है पटकथा लेखन एक परिचय। तो मतलब ये हम लोगों ने भी इनकी कहानियां पढ़ी हैं और इनके उपन्यास कहानियों पर जो है बहुत सारे धारावाहिक भी बने हैं, टेलीविजन धारावाहिक बने हैं। तो अब इन्होंने एक और लिखी थी पटकथा एक परिचय, और फिर उसी के बाद इन्होंने एक और दूसरी पुस्तक, दूसरा अध्याय उसी का निकाला, पटकथा क्या बला। भाई पटकथा एक परिचय तो लिख दिया, मगर पटकथा है क्या बला, ये भी आ गया हमारे पास में। संभव है शायद कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में भी उठ रहा होगा। सबसे पहले शब्द पटकथा ये दो शब्दों के मेल से बना है। तो भाई पटकथा है क्या भला, हमने भाई इंट्रो तो दे दिया आपको कि पटकथा क्या होती है। तो पहले इस पटकथा शब्द का अर्थ हम समझते हैं। पट और कथा, कथा का मतलब आप सभी जानते हैं कहानी, और पट का अर्थ होता है पर्दा, अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए। पर्दे का मतलब टेलीविजन पे दिखाई जाए, चाहे वो पर्दा बड़ा हो या छोटा, मतलब टेलीविजन हो या सिनेमा हो, कहीं पर भी दिखाई जाए। यानी कि सिनेमा और टेलीविजन दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्मों, धारावाहिकों आदि का मूल आधार पटकथा ही होती है, जिसको हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ही हमारी पटकथा होती है। इसी के अनुसार निर्देशक अपनी शूटिंग की योजना बनाता है, अभिनेताओं को अपनी भूमिका की बारीकियां और संवादों की जानकारी मिलती है तथा कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीशियनों को और सहायकों को अपने अपने विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। कथानक तो इसका एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो हम लास्ट से शुरू करते हैं, कथानक से। कथानक, भाई कथानक क्या होती है ये चीज हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन हम फिर से समझाते हैं। कथानक का मतलब होता है जो कहानी है उसका छोटा सा एक इंट्रो प्रस्तुत कर देना। कहानी आपकी 15, 20, 25, 40 कितने भी पेज की हो सकती है, लेकिन उसी कहानी को हम मुश्किल से 4 से 5 लाइनों में शुरू में बता दें। एक सूत्र जिसको हम बोल दें कहानी का, वो हम बताते हैं, वो होता है कथानक। कथानक सभी के पास में होता है। अब उस पर तैयार होती है पटकथा। अब पटकथा जो होती है उसमें सारे संवाद होते हैं, जितने कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी के संवाद होते हैं, यानी कि जो अभिनय करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री हैं उनको संवाद उसी से मिलते हैं। अब जब ये मिल जाता है, निर्देशक को पता चल जाता है, कैमरे का सेटअप, सीन, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। टेक्नीशियंस को पता चल जाता है कि भाई लाइटिंग कैसी करनी है, साउंड कैसा रहेगा, क्या बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना तो शायद हम भी नहीं जानते कि एक फिल्म आने में कितनी कितनी टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है, क्या क्या होता है। मोटे तौर पर मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये सब होता है, साउंड होता है, लाइट होती हैं, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स रहते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो टेक्नीशियंस को पता चल जाती हैं। तो एक तरीके से पर्दे के सामने काम करने वाले और पर्दे के पीछे काम करने वाले सभी लोगों को उस
पटकथा के माध्यम से अपना अपना सीन पता चल जाता है कि किसको क्या करना है। मतलब एक स्क्रिप्ट तैयार होती है, मतलब एक पटकथा तैयार होती है, उसकी कॉपी सभी में बट जाती है। तो सबको पता चल जाता है कि हमको यहाँ करना है, हमको वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे ड्रेस पहननी है, ऐसे सेटअप होगा, सभी कुछ। तो पटकथा कितनी जरूरी होती है ये हम सभी को समझ में आ गया। किसी भी फिल्म यूनिट या धारावाहिक बनाने वाली कंपनी को पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले जो चीज चाहिए होती है वह है कथा। भाई पटकथा तैयार करने के लिए पहले कथा तो चाहिए होगी, मतलब कहानी होगी, तभी तो हम उस पर संवाद लिखेंगे। तो यहां पर हमारा काम, मतलब किसी भी धारावाहिक को शुरू करने से पहले एक कहानी का होना जरूरी होता है। कथा ही नहीं होगी तो पटकथा कैसे कहेगी। अब सवाल उठता है कि ये कथा या कहानी हमें कहां से मिलेगी। तो इसके कई स्रोत हो सकते हैं, हमारे स्वयं के साथ या आसपास की जिंदगी में घटी कोई घटना, अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना शक्ति से उपजी कोई कहानी, इतिहास के पन्नों से झांकता कोई व्यक्तित्व, या सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी अन्य विधा की कोई रचना। तो यहां पर क्या बताया गया कि ये कहानी कहां से मिलेगी। तो कहानी आप देखते हैं, आप लोगों ने पिक्चर देखी होंगी, कहानी कहाँ से मिलती है, या तो इतिहास से मिलती है, हमारी कल्पना होती है, या हमारे साथ कोई घटना होती है, आसपास की कोई घटना होती है, हमारे अतीत का कोई अंग होता है, जो इन सभी कहानियां बन जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक कहानी आती है। मशहूर उपन्यासों, कहानियों पर भी फिल्म या सीरियल बनने की परंपरा काफी पुरानी है। तो मतलब कोई अगर पीछे से कोई उपन्यास उठा लिया, कोई कहानी उठा ली, उस पे भी सीरियल्स बन जाते हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास को हिंदी में तीसरी बार फिल्माया गया। तो देवदास फिल्म कई बार फिल्माई गई है और तीसरी बार भी फिल्माया गया। इसके अलावा भी हिंदी के कई जाने माने लेखकों, मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी आदि की तमाम रचनाओं को समय समय पर पहले पर्दे पर उतारा गया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे एक रजनी सीरियल आता था, मनु भंडारी जी की था, पूरा धारावाहिक ही उस पर बना दिया गया था। दूरदर्शन तो अक्सर ही साहित्यिक रचनाओं का आधार बनाकर धारावाहिक, टेलीफिल्मों आदि का निर्माण करवाता रहता है। अमेरिका, यूरोप में तो ज्यादातर कामयाब उपन्यास और नाटक फिल्म का विषय बन जाते हैं। तो अब देखिए, जो हमारा साहित्य है वही फिल्मों या धारावाहिकों के सामने, हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। आप देखेंगे बहुत सारा, रानी लक्ष्मीबाई हो गई हमारी, इनके ऊपर बना। तो ऐसे बहुत से राजा महाराजा, बहुत से कैरेक्टर हुए। हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, आपके बहुत से ऐसे सीरियल्स हैं जिनके ऊपर जो सीरियल्स बन चुके हैं, पिक्चर्स बन चुकी हैं। हमारे प्लेयर्स के ऊपर आपने देखा, महेंद्र सिंह धोनी, सानिया मिर्जा। तो इन सब के जीवन के ऊपर, इनके जीवन की ही कहानी को जो है एक फिल्म के माध्यम से उतार दिया गया। तो मतलब हमारे आसपास बहुत सी कहानियां घूम रही हैं, बस हमें एक चूज करने की जरूरत है। एक चूज करिए और उस पर पिक्चर बना दीजिए। अब मसला उठता है पटकथा लिखने का। भाई कहानी तो मिल गई, अब उस पर पटकथा कैसे लिखी जाए। फिल्म या टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती है। अंग्रेजी में तो इसे कहते हैं स्क्रीन प्ले। कहने का मतलब क्या हो गया कि अब हमें कथा मिल गई, अब हमें पटकथा लिखनी है, यानी कि अब उसे स्क्रीन पर मतलब करना है, हमें उसको लिखना है। तो मतलब जैसे नाटक खेला जाता है ना, उसी तरीके से ये काफी हद तक पटकथा उसी तरीके से लिखी जाती है। नाटक की तरह यहाँ भी पात्र चरित होते हैं, नायक प्रतिनायक होते हैं, अलग अलग घटना स्थल होते हैं, दृश्य होते हैं, कहानी का क्रमिक विकास होता है, द्वंद्व, टकराहट और फिर समाधान। यानी कि जैसे नाटक में होता है वैसे ही होता है। अभिनेता, नायक, नायिका, आपके विलेंस, खलनायक, ये सब भी होते हैं। आपके जो क्या कहते हैं विदूषक, यानी कि जो हंसी मजाक करने वाले होते हैं, वो भी होंगे आपके पास में, साइड कैरेक्टर्स होंगे, साथ ही बहुत अलग अलग तरह के दृश्य होंगे, घटनाएं होंगी, द्वंद्व होगा, मतलब आपस में टकराव होगा, बहसबाजी होगी, और आखिर में समाधान होकर वो खत्म हो जाएगा। तो ये सभी कुछ हम नाटक में भी देखते हैं, सीरियल्स में भी ऐसा रहता है और फिल्मों में भी ऐसा ही रहता है।
ये सब कुछ पटकथा में भी आवश्यक अंग होते हैं। तो ये सब चीजें जब पटकथा लिखी जाती है तो उसमें भी ये जरूरी होते हैं। मंच के नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूलभूत अंतर भी होते हैं। पहली चीज है दृश्य की लंबाई। नाटक के दृश्य अक्सर अधिक लंबे होते हैं और फिल्मों के छोटे छोटे। इसी प्रकार नाटक में आमतौर पर सीमित घटना स्थल होते हैं, जबकि फिल्म में इसकी सीमा नहीं है। हर दृश्य किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है। अब नाटक में आपके नाटक हो गए और दूसरा पटकथा यानी फिल्मों में फर्क क्या होता है। नाटकों में सीन लंबे होते हैं जबकि फिल्मों में सीमित होते हैं। नाटकों में एक ही दृश्य, क्योंकि वहां पे भाई कहां कहां स्टेज लगाते रहेंगे, तो दृश्य सीमित रहते हैं, दृश्य का जो पीछे का बैकग्राउंड का जो रहता है। और जबकि फिल्मों में बहुत तरह तरह के दृश्य हर अलग अलग जगह से दृश्य उठाए जा सकते हैं। कभी गार्डन में, कभी घर में, कभी किचन में, कभी आप चले जाओ बाहर, चले जाओ नदी के पास, चले जाओ पहाड़ के पास चले जाओ, बहुत तरह तरह के दृश्य होते हैं। जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसकी वजह से दोनों माध्यमों में मूलभूत अंतर, नाटक एक सजीव कला माध्यम है जहां अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपने कला का प्रदर्शन करता है, क्योंकि वो हम लाइव देखते हैं तो जीवंत हो गया, यानी एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति सामने व्यक्ति से बात कर रहा है। जबकि पटकथा में तो हम स्क्रीन पे देखते हैं, सब कुछ वही है, उसी वक्त घट रहा है। जबकि सिनेमा या टेलीविजन में पूर्व रिकॉर्डेड छवियां एवं ध्वनियां रहती हैं, वो तो रिकॉर्ड किया हमारे सामने रहता है। नाटक का पूरा कार्य व्यापार एक ही मंच पर घटित होता है, एक निश्चित अवधि के दौरान होता है। जबकि फिल्म या टेलीविजन की शूटिंग अलग अलग सेटों या लोकेशनों पर 2 दिन से लेकर 2 साल तक की अवधि में की जा सकती है। इसलिए नाटक का कार्य व्यापार, दृश्यों की संरचना और चरित्रों की संख्या आदि को सीमित रखना पड़ता है, लेकिन सिनेमा या टेलीविजन में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। अब देखिए, नाटक एक सीमित अवधि में खत्म करना होता है। अब फिल्मों की कोई फिल्म 2 महीने से लेकर 2-2 साल, 3-3 साल तक चलती है। इसमें दृश्य अलग अलग हो सकते हैं, पात्रों की संख्या ज्यादा हो सकती है। नाटक में पात्रों की संख्या नहीं हो सकती, इसका एक निश्चित समय होता है, इसका निश्चित समय नहीं होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इनमें मूलभूत अंतर रहता है। सबसे बड़ी बात, नाटक की कथा का विकास लीनियर मतलब एक रेखीय होता है, जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। जबकि सिनेमा में फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकों का इस्तेमाल करके आप घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब नाटक जो चल रहा है वो एक्चुअल हमारे सामने चल रहा है, हम उसमें फ्लैशबैक में नहीं जा सकते और फ्लैश फॉरवर्ड में नहीं जा सकते। लेकिन सिनेमा और धारावाहिकों में ऐसा होता है, हम फ्लैश फॉरवर्ड में भी जाते हैं, मतलब जहां हम अभी प्रेजेंट में हैं तो हम सोचते हुए अपने बैक में भी चले जाएंगे, उसको आप दिखाने लगते हैं। और कभी कभी सोचते सोचते हम भविष्य का सोचने लगते हैं, तो वो सब भी फिल्मों में दिखाया जाता है। तो क्या हो गया, नाटक एक रेखीय हो गया, लीनियर हो गया, जबकि हमारा जो पटकथा पे हम पर्दों पर जो दिखाते हैं वो बहुआयामी है। फ्लैशबैक वो तकनीक होती है जिसमें आप अतीत में घटी किसी घटना को दिखा सकते हैं और फ्लैश फॉरवर्ड में आप भविष्य में होने वाले किसी हादसे को पहले दिखा सकते हैं। मतलब फ्लैश फॉरवर्ड हमारे भूतकाल में जो हो चुका है वो हम दिखा रहे हैं, और फ्लैश फॉरवर्ड मतलब आगे जो भविष्य में कोई ऐसी चीज घटना होने वाली है जिसे हम अभी दिखा सकते हैं। इन दोनों तकनीकों को हम एक एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम रागेय राघव की कहानी गूंगे पर फिल्म बना रहे हैं। हम रागेय राघव की कहानी पढ़ चुके हैं, उसकी जो गूंगे टॉपिक था उस पे हम बना रहे हैं। और हमारी फिल्म शुरू होती है सड़क के दृश्य से, जहां कुछ किशोर लड़के मिलकर एक दुबले पतले लड़के को पीट रहे हैं। मार खा रहा लड़का भागकर एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है। घर के भीतर से भागकर चमेली आती है, उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे शकुंतला और वसंता भी हैं। चमेली घर की दहलीज पर सर रखे खून से लथपथ गूंगे को देखती है। तो राघव क्या होता है, वो गूंगा होता है। अब उसको बहुत गली के लड़के मारते हैं, चमेली को दया आ जाती थी तो वो उसको घर पर रख लेती है। गूंगे को देखती है, अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ है, और चमेली को वो दिन याद आता है जिस दिन अनाथालय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी, क्योंकि वो गूंगे को अपने घर ले आई थी। अब एक बार ये हुआ कि वसंता की गलती की वजह से चमेली ने गूंगे पर हाथ उठा लिया था, तो गूंगे ने हाथ पकड़ लिया था। इसी गुस्से में गूंगा घर छोड़कर जाता है। राघव मतलब गंगा जो है वो छोड़कर जाता है। तो वहां पर जब छोड़ कर जाता है तो सड़क के जो लड़के होते हैं उसको मारते हैं। जब मारते हैं तो वापस वो घर आता है और पूरी तरह खून से लथपथ होता है, घर के दहलीज पर बैठा होता है। और चमेली जब उसको देखती है
तो वो पिछली बातें याद करने लगती है जब उसने अनाथालय में देखा था और अनाथालय से वो उसको अपने घर ले आई थी। चमेली को वो दिन याद आता है जिस दिन अनाथालय में पहली बार उसकी मुलाकात गूंगे से हुई थी। अब वह पागल खाने का वह दृश्य दिखाते हैं जहां कुछ दिन पहले चमेली अपनी सहेलियों के साथ गई थी, जहां पहली बार उसकी गूंगे से मुलाकात हुई थी। यही वर्तमान से अतीत में जाना है, फ्लैशबैक की तकनीक कहलाता है। मतलब अभी उसके सामने वो गूंगा खून में लथपथ था और उसे वो दिन याद आया जब अनाथालय में उसने गूंगे को पहली बार देखा था। तो मतलब प्रेजेंट से वो आप कहां चली गई, आपकी पास्ट में चली गई वो सारी चीजें। तो ये हो गया हमारा फ्लैश, आपका फ्लैशबैक हो गया। फ्लैश फॉरवर्ड समझने के लिए मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके के वो दृश्य लेते हैं। अब ये भी एक हमारा क्या कहते हैं संचयन बुक का है, हमारा सॉरी संचयन बुक का नहीं है, ये अंडे के छिलके हमारी क्लास 12th की बुक में हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें आपका अंडे के भाई घर में जो होती हैं बड़ी बुजुर्ग होती हैं वो नॉनवेज नहीं खाती हैं, जबकि घर के सभी अंडे खाते हैं। अब अंडे आ तो गए, खा लिए गए, लेकिन अंडे के छिलके छुपाने के अलग अलग तरीके देखे जाते हैं। अब उसी पर एक दृश्य फिल्माया जा रहा है। क्या है? फ्लैश फॉरवर्ड समझने के लिए मोहन राकेश के नाटक अंडे के छिलके का वो दृश्य लेते हैं जहां श्याम के बाजार जाने के बाद वीना बस ठीक ठाक कर रही थी, मतलब सब कुछ ठीक कर रही थी, और उसे वो मोजा मिलता है जिसमें अंडे के छिलके भरे हुए हैं। वैसे मूल नाटक में यह दृश्य इस प्रकार नहीं है, लेकिन अगर इसकी पटकथा लिखी जाए तो हम इस दृश्य में फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उसमें यह दृश्य नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लैश फॉरवर्ड को ऐड कर रहे हैं। तो दृश्य कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है कि अचानक वीना के मन में यह विचार कौंधता है कि ये मोजे उसकी सास जमुना देवी के हाथों लग गए। वो पूरे परिवार और पड़ोसियों के सामने मोजों में से अंडे छिलके जमीन पर गिराकर उसे बुरा भला कह रही है। अब वो ये सोच रही है कि उसकी सास बीना को जो है ये अंडे से छिलके भरा मोजा मिल जाएगा, तो वो क्या करेंगी, सबके सामने उसको निकालेंगी और इसकी खूब बेइज्जती करेंगी। हम वापस वर्तमान में आते हैं और बीना अपना संवाद पूरा करती है। कितनी बार कहा है छिलके मोजे में मत रखो, कहीं किसी के हाथ लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और चाय का पानी हीटर पर रखने के लिए चली जाती है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि उसने आगे होने वाली घटना की, ये अगर मोजा उनकी सास के पकड़ में आ जाता तो सास कैसे रिएक्ट करती, इस बात से वो डर गई और उसने ये बात बोली कि हमेशा अंडे के छिलकों को संभाल के डाला करो, इधर उधर मत डाला करो। तो ये हमारा क्या था, भविष्य में होने वाली एक घटना को उसने इमेजिन कर लिया। यहां एक तथ्य गौर करने लायक है, वह यह है कि फ्लैश बैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों ही युक्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात वापस वर्तमान में आना जरूरी है। यानी कि आप चाहे फ्लैश फॉरवर्ड में जाइए या फ्लैश बैक में जाइए या फ्लैश फॉरवर्ड जाइए, आपको वापस वर्तमान में आना जरूरी होता है, ये कंपलसरी। ऐसा नहीं है आपने फॉरवर्ड दिखाते दिखाते आप कहीं और पहुंच गए, ऐसे नहीं। फॉरवर्ड दिखाने के बाद जो प्रेजेंट जहां सोचा जा रहा है वहां आपको वापस आना होगा उस सीन पे, ताकि दर्शकों के मन में किसी किस्म का असमंजस ना रहे। फिल्म या टेलीविजन माध्यम में एक सुविधा यह भी है कि एक ही समय खंड के अलग अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है दिखाया जा सकता है। मतलब सपोज यहां एक ये सुविधा होती है कि धारावाहिक हो या सिनेमा हो, मान लीजिए दोपहर के 1 बजे, तो 1 बजे घर में क्या हो रहा है ये दिखाया जाएगा, 1 बजे दफ्तर में क्या हो रहा है ये दिखाया जाएगा, 1 बजे ही दुकान में क्या हो रहा है ये भी दिखाया जा सकता है, 1 बजे सड़क पर क्या हो रहा है ये भी दिखाया जा सकता है। तो एक ये सुविधा रहती है कि एक ही समय में एक ही अलग अलग जगहों पर क्या क्या घट रहा है। पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य। एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर एक दृश्य निर्मित किया जाए। अब पटकथा में यह चीज होती है कि दृश्य को आपको अगर एक ही समय का फिल्माना है तो सबके अलग अलग स्क्रीन प्ले लिखने पड़ते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक के बदलने से दृश्य भी बदल जाता है। मतलब एक स्थान एक समय में अगर इसमें हमने कुछ भी बदला तो दृश्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। हम आपके पाठ्यक्रम में से रजनी का ही उदाहरण लेते हैं। हमने अभी आपको रजनी का बताया था कि रजनी जो है वो भी एक उपन्यास पे, मनु भंडारी जी के उपन्यास पे लिखा गया एक सीरियल है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है।
एक दृश्य है, एक दृश्य एक लीलाबेन महिला के फ्लैट में शुरू होता है। समय शायद दोपहर का, क्योंकि उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है। दृश्य 2 अगले दिन, अमित के स्कूल के हेडमास्टर के कमरे में और वक्त दिन का। दृश्य 3 उसी दिन रजनी का फ्लैट और वक्त है शाम का। ये सारे अलग अलग लोकेशन है पर अलग अलग दृश्य है, मतलब अलग अलग समय है, अलग अलग लोकेशन है और उसी तरीके से अलग अलग दृश्य है। तो ये सब चीजें हमें इसी तरीके से मेंशन करनी पड़ती हैं। दूसरी गौर करने लायक बात यह है, पटकथा लिखने का विशिष्ट ढंग होता है। हमेशा दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल लिखा जाता है। मतलब दृश्य संख्या कौन है ये लिखना है कि पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, ये लिखेंगे और साथ में वो किस लोकेशन पे है हमें ये भी लिखना पड़ता है। जैसे वो कमरा पार्क है, रेलवे स्टेशन है या शेर की मांद है। आप स्थान लिखेंगे, कौन से स्थान पर हो रहा है, उसके बाद लिखा जाता है घटना का समय। पहले स्थान लिखा, फिर समय, कौन से समय में ये बात घट रही है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, तो वो समय लिखते हैं। तीसरी जानकारी वो दृश्य के शुरू में दी जानी जरूरी होती है, वो है कि घटना खुले में घट रही है या किसी बंद जगह में, अंदर है या बाहर। तो मतलब घटना कहाँ है, कमरे के अंदर है, कमरे के बाहर है, पार्क में है, सड़क पर है, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। बंद कमरे का मतलब, एक बंद का मतलब हो गया कमरे में हो गया, खुले में हो गया पार्क या गार्डन में हो गया। आमतौर पर ये सूचनाएं अंग्रेजी में लिखी जाती हैं और अंदर या बाहर के लिए अंग्रेजी शब्दों इंटीरियर और एक्सटीरियर के 3 शुरुआती अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इंट और एग्जिट, मतलब इंटीरियर एग्जिट के जो इनिशियल वर्ड्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा क्या इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। ये पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है। तो जो तरीका आपको बताया गया है ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रारूप स्वीकृत किया गया है, मतलब जो फॉर्मेट अप्रूव किया गया है वो यही है। सिनेमा या टेलीविजन के कार्यक्रमों के निर्माण में कई टेक्निकल चीजों का सहारा लेना पड़ता है। टेक्निकल चीजें तो आप समझ ही गए होंगे। पटकथा के शुरू में दिए गए संकेत फिल्म या टीवी के कार्यक्रम के निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर तथा उनके सहायों के अपने अपने काम में काफी मदद करते हैं। अगर पटकथा हाथ में हो जाए तो इन सभी के लिए ये अपने अपने काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। इसी प्रकार दृश्य के अंत में कट टू, डिसॉल्व टू, फेड आउट आदि जैसी जानकारियां निर्देशक एवं एडिटर को उनके काम में सहायता पहुंचाती हैं। मतलब ये कट टू या फेड टू की क्या रहता है, जो एडिटिंग करते हैं उनके लिए ये वर्ड्स कीवर्ड्स हो जाते हैं कि इस सीन के साथ हमें क्या एडिटिंग करनी है, क्या करना है। कुछ सीन के साथ एडिटिंग होती है, कुछ के साथ नहीं होती, तो उन्हें इन सब चीजों में काम करने में आसानी हो जाती है। तो जो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, फ्लैशबैक तकनीक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक के दो उदाहरण दीजिए। आपने कई फिल्में देखी होंगी, अपनी देखी किसी एक फिल्म को ध्यान में रखते हुए बताइए कि उनमें दृश्यों का बंटवारा किन आधारों पर किया जाता है। मतलब आपको फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैशबैक के कुछ उदाहरणों को यहाँ प्रस्तुत करना है। फ्लैशबैक तकनीक वह होती है जिसमें अतीत की घटी हुई किसी घटना को दिखाया जाता है। फ्लैश फॉरवर्ड वह तकनीक होती है जिसमें भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले दिखा देती। तो फ्लैशबैक पास्ट को जो हम दिखाते हैं वो, और फ्लैश फॉरवर्ड मतलब हम जो फ्यूचर को हम प्रेजेंट में दिखा देते हैं वो। पाठ्य पुस्तक आरोह की कहानी गलता लोहा में मोहन जब घर से हंसुए की धार लगवाने के लिए शिल्पकार के टोले की ओर जाते हैं तो वह फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में जाता है ना कि किस तरीके से वो स्कूल में पढ़ता था, फिर उसको किस तरीके से दिक्कत आई, उसको मतलब वहां से निकाल के दूसरे गांव के स्कूल में डाला गया, फिर स्कूल की उन घर गांव के और उसके बीच नाव थी, तो किस तरह उसकी एक बार जान जाते जाते बची। तो फिर उसके पिताजी ने उसका उनके एक परिचित जाति के परिचित थे उसके साथ उसे लखनऊ भेज दिया। वो सभी कुछ जो था वो घटित हुआ, वो सब फ्लैशबैक में वो सोचता है।
फ्लैशबैक चला जाता है और उसे याद आ जाती है स्कूल में प्रार्थना करना। इसी कहानी में मोहन का लखनऊ पहुंचकर मोहल्ले में सबके लिए घरेलू नौकर जैसा काम करना। लखनऊ जब पहुंचता है तो पढ़ने के लिए गया था, लेकिन वहां वो क्या बन जाता है, एक घरेलू नौकर बन जाता है। सिर्फ घर का ही नहीं, आसपास के लोगों का भी वो बन जाता है। गलता लोग कहानी में ही मोहन को जब मास्टर त्रिलोक सिंह ने पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाकर उस पर बहुत सारी आशाएं लगा रखी थी। तो ये सब अभी फ्लैश फॉरवर्ड में चल रहा है। उसी समय मोहन फ्लैश फॉरवर्ड में जाकर सोच सकता था, मतलब जब हंसुए में धार लगा रहा था उसी समय वो फ्लैश फॉरवर्ड में जाके सोचता कि वह एक बहुत बड़ा अफसर बन गया है और उसके पास अनेक लोग अपना काम करवाने आए हैं। मोहन जब लखनऊ पढ़ने जाता है तो वो वहां की भीड़ भाड़ देखकर फ्लैश फॉरवर्ड में जाकर सोचता है कि वह भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बस में बैठकर बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा है। शोले फिल्म में वीरू का टंकी पर चढ़ना, धन्नो का टांगा चलाना, गब्बर का पहाड़ियों पर अपने साथियों के साथ वार्तालाप, डाकुओं से लड़ाई आदि दृश्य घटनाओं के आधार पर बदल जाते हैं। मतलब ये सभी दृश्य अगर हम फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैश बैक में प्रदर्शित करें तो ये सभी जो हैं अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, सभी बदल जाएंगे। तो एक बार कोशिश करिएगा, जो आपने फिल्में देखी हैं आपको बड़ी अच्छी लगती है, बस उसमें थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज करके फ्लैश फॉरवर्ड जहां हो रहा है वहां पर आप कुछ सिचुएशन को चेंज करिए, देखिए क्या क्या फर्क आता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और क्यों? हमने आपको पाठ में भी कुछ चीजों को बताया था, उन्हीं को आपको यहाँ शॉर्ट में लिखना है। तो देखते हैं क्या है। पटकथा लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या है? पहला, प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत दिया जाना चाहिए। मतलब जब दृश्य हो रहा है तो वो घटना कहाँ घट रही है ये ब्यौरा सबसे पहले दिया जाता है। पात्रों की गतिविधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में देने चाहिए। मतलब उनकी क्या गतिविधियां घटने वाली हैं वो संकेत सबसे पहले दिए जाते हैं। जैसे रजनी चपरासी को घूर रही है, चपरासी मजे से स्टूल पर बैठा है, साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है। तो ये सब जो गतिविधियां हैं जो संवाद के थ्रू व्यक्त नहीं हो सकती, जिन्हें हम फिजिकली मूवमेंट्स करते हैं, उनको भी हमें ब्रैकेट्स में शो करना चाहिए कि क्या घट रहा है। जैसे मैं बैठ रही हूं, बैठते बैठते बोला चलो तुम भी बैठो। अब मैं बोल रही हूं चलो तुम भी बैठो, तो मेरा बैठते हुए उसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में, बैठते हुए चलो तुम भी बैठो, ये चीज हम लिखेंगे। तीसरा है, किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किन आधारों पर हम दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज कोई एक दृश्य है जिसे हम बांट के दिखा रहे हैं, तो उसे कहां दिखा रहे हैं। अब हमने ये चीज कैसे तकनीक बताई थी कि दोपहर में 1 बजे यहाँ घर पर क्या घट रहा है, ऑफिस में क्या घट रहा है। अब 1 से लेकर 1:05 तक यहाँ घटा, तुरंत हमने दृश्य काटा और 1 बजे से हमने ऑफिस में लगा दिया। तो वहां जहां हम काट रहे हैं वो ये ध्यान रखिएगा कि उसकी कटिंग जहां पर हो रही है वो बिल्कुल ही सावधानी पूर्वक करी जाए। प्रत्येक दृश्य के साथ होने की सूचना देनी चाहिए। मतलब प्रत्येक दृश्य होने वाला है ये सूचना हमें पहले दे देनी चाहिए। मतलब ये पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, चौथा दृश्य, ये चीज हमें सबसे पहले मेंशन करनी पड़ती है। प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का उल्लेख अवश्य करना चाहिए, जैसे कमरा, बरामदा, पार्क, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, सड़क आदि। मतलब वो दृश्य कहाँ फिल्माया जाने वाला है। कोई अगर प्लेन से जा रहा है तो वो एयरपोर्ट पे दृश्य होगा। अगर कोई सोफे पे बैठकर चाय पी रहा है तो वो घर का लिविंग रूम होगा। अगर घर में चाय बनाई जा रही है तो घर का किचन होगा। तो ये सब दृश्य कहां पर घटित होने वाले हैं, ये सभी जो हैं हमें पहले लिखने पड़ते हैं। पात्रों के संवाद बोलने के ढंग के निर्देश भी दिए जाने चाहिए। जैसे रजनी अपने में ही भुनभुनाने लगती है। अब कोई चीजें होती है मुंह से निकल के बाहर आ जाती है, कोई चीज होती है हम मन के अंदर बड़बड़ाते हैं, तो उसे भी आप देखते होंगे टीवी पे कि उसे भी बिल्कुल तेज आवाज में बोला जाता है। तो मन के अंदर बोल रहे हैं ये चीज, उसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि हम ये चीज मन में, जैसे रजनी है भुनभुना रही है, ये बात ब्रैकेट में लिखेंगे और क्या भुनभुना रही है वो संवाद हम आगे लिखेंगे। क्योंकि जब ये संवाद, ये चीज सीन फिल्माया जाएगा तब रजनी का मुंह नहीं चलेगा, वो मन में बोल रही होगी, तो उसके सिर्फ भाव चलेंगे और वो बात आवाज से हमें सुनाई देगी।
प्रत्येक दशक के अंत में डिसॉल्व, फेड आउट, कट टू जैसी जानकारी अवश्य देनी चाहिए। इससे निर्देशक, एडिटर आदि निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को बहुत सहायता मिलती है। मतलब यहाँ पर ये चीज डिसॉल्व हो गई, फेज 2 है, कंटिन्यू है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि जो एडिटर है वो दूसरे दृश्य को इसके साथ कैसे कंबाइन करना है, कहाँ पर कट करना है, ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। पटकथा शब्द। पटकथा शब्द पट और कथा के मेल से बना है। कथा का अर्थ है कहानी तथा पट का अर्थ है पर्दा। तो अब जैसे कथा तो हम सभी जानते हैं, कहानियां तो हम ना जाने कब से बचपन से करते चले आ रहे हैं, तो वही। तो अब पट क्या होता है? पट का मतलब होता है पर्दा, और कथा का मतलब होता है कहानी, यानी पर्दे के लिए जो कहानी लिखी गई वो हुई पटकथा। अर्थात ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाई जाए उसे पटकथा कहते हैं। फिल्मों या धारावाहिकों आदि का मूल आधार यह पटकथा ही होती है। निर्देशक, अभिनेता, तकनीशियन, सहायकों आदि को अपने अपने विभागों की सभी सूचनाएं व जानकारियां पटकथा से ही मिलती हैं। पटकथा किसी उपन्यास, कहानी, ऐतिहासिक पात्र, घटना आधार पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर हिंदी सिनेमा में 3 बार फिल्म बनी है। तो कहने का माध्यम पटकथा क्या हुई हमारी, यानी पर्दे के लिए जो कथा होती है वो पटकथा लिखी जाती है। आप पिक्चर्स देखते हैं, आप जो धारावाहिक देखते हैं, शॉर्ट फिल्म्स देखते हैं, जो कुछ भी है ये सभी पटकथा पर ही पहले पटकथा लिखी जाती है, तभी ने सब किया जाता। अब फिल्म बनाने या नाटक करने के लिए हर किसी का अपना, निर्देशक क्या निर्देशित करने वाला है, अभिनेता को क्या एक्ट करना है, लाइटमैन को क्या करना है, म्यूजिशियन को क्या करना है, सब ये सभी चीजें जो हैं पटकथा के माध्यम से इनको अपने अपनी चीजें पता होती हैं। अगर पटकथा नहीं होगी तो सब कैसे तालमेल बिठाएंगे? तो अभिनेता को पता है कि उसे ये डायलॉग्स बोलने हैं, अब ड्रेस डिजाइनर को पता है कि उसे इस ओकेजन के लिए ड्रेस डिजाइन करनी है, तो अभिनेता अभिनेत्री ऐसे डिजाइन ड्रेसेस पहनेंगे। हेयर स्टाइलिस्ट को पता होता है कि इस समय हेयर स्टाइल कैसा बनाना है, ठीक है। उसी तरह लाइटमैन को पता होता है कि जब ये पिक्चर शूट हो रही होगी तो हमें किस किस एंगल से लाइट्स लगानी है। कैमरामैन को पता होगा कि कैमरा किस एंगल पे रखना है। तो इस पटकथा के माध्यम से एक धारावाहिक या फिल्म के लिए जितने टेक्नीशियंस, निर्देशक, निर्माता जितने भी काम कर रहे होते हैं, सबको अपना अपना रोल पता होता है कि उन्हें करना क्या है। अब ये जो पटकथा होती है ये किस पे आधारित होती है? कहीं कोई कहानी, कोई ऐतिहासिक, कोई पौराणिक कथा या पात्र होता है जिस पर ये पटकथाएं लिखी जाती हैं। कोई ऐसी घटना घटी होती है उस पे होती है, कोई भी दंत कथा हो गई उस पे लिख दिया गया, कोई एक विचार है उस पर एक कहानी तैयार कर दी गई। तो इन सभी पर पटकथा लिखकर जो है आपका सिनेमा या धारावाहिक पर शूट किया जाता है। अब ये जैसे हमने बताया कि शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास था देवदास, उस पर 3 बार जो है पिक्चर बनी। अब ये तीनों बार आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से बनी। दिलीप कुमार के टाइम कैसे रही, क्या कहते हैं, शाहरुख खान के टाइम कैसे रही, तो उसी तरीके से आगे और भी बनती रहेंगी। तो अब इन एक ही उपन्यास, एक ही कहानी थी, लेकिन सब पे अलग अलग तरीके से पटकथा लिखकर और उनका फिल्मांकन किया गया। तो ये है हमारी पटकथा। पटकथा के विषय में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात आप यह जानना चाहेंगे कि पटकथा का निर्माण कैसे किया जाता है। आखिर ये पटकथा लिखी कैसे जाती है? हम जान तो गए पटकथा क्या होती है, पर इसको लिखा कैसे जाएगा, कैसे इसको बनाया जाएगा? फिल्म या टीवी की पटकथा का चरित्र नाटक विधा के समान बहुत मिलता है। नाटक की भांति पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटनास्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास आदि सब कुछ होता है। द्वंद्व, टकराहट और फिर समाधान, यह सब पटकथा में आवश्यक तत्व और अंग होते हैं। पटकथा लेखक इन्हीं तत्वों के आधार बनाकर पटकथा की रचना करता है। आज अनेक फिल्मों व टीवी सीरियलों की पटकथाओं का निर्माण बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अब पटकथा बनती कैसे? जैसे ये पटकथा का मूल रूप जो अगर देखें तो बहुत हद तक जैसे नाटक होता है, नाटक लिखा जाता है। हम सभी ने पहले बहुत क्लासेस से हम लोग एकांकी पढ़ते चले आ रहे हैं, तो जैसे नाटक लिखा जाता है उसी तरीके से, क्योंकि इसमें नायक, प्रतिनायक सभी कुछ होती हैं, भावनाएं होती हैं, द्वंद्व होता है, टकराहट होती है। तो जैसे किसी कहानी में आपका आरंभ, मध्याह्न, समापन होता है, उसी तरीके से होता है ना, बीच में टकराव होता है, फिर उसी समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये सभी चीजें जो एक नाटक में होती हैं उसी तरीके से होती। अब इन्हीं
उन्हीं चीजों को पटकथा में तब्दील कर देते हैं। जैसे नाटक होता है, डायलॉग्स होते हैं, सब होता है ना, दृश्य होते हैं। अब उसमें भी होता है ना कि भाई एक कमरे में दृश्य लगा है, फिर एक बगीचे में दृश्य लगा है, इस तरीके से होता है ना। तो उसी तरीके से पटकथा में भी इसी तरीके के दृश्य लगाए जाते। अब इन्हीं पटकथा के आज आप देखिए इतने सारे सीरियल्स बन रहे हैं, इतनी सारी फिल्में बन रही हैं, तो इन सभी के मूल में सबसे पहले क्या रहती है? पटकथा हमारी रहती है। अब हम आते हैं, नाटक और पटकथा के कुछ तत्व समान होते हैं, किंतु पटकथा और नाटक में कुछ मूल अंतर भी होते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि नाटक जैसा ही पटकथा लिखी जाती है, तो ये तो हमने समानताएं आपको बता दी, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस यानी कि कुछ अंतर भी होता है। अब वो अंतर क्या है? नाटक और पटकथा दोनों में दृश्य योजना होती है, किंतु नाटक के दृश्य पटकथा के दृश्यों से लंबे होते हैं। अब यहाँ पर नाटक में क्या होता है, हम जल्दी जल्दी जो है ना आप देते हैं, नाटक क्या होता है, वो स्टेज पे प्ले किया जाता है, तो हम जल्दी जल्दी दृश्यों को नहीं बदल सकते। अब एक ही दृश्य में हम बहुत सारा फिल्मांकन, बहुत सारी चीजों को पेश करते हैं, तो वो काफी लंबे दृश्य हो जाते हैं। लेकिन फिल्मों में हम छोटे छोटे लगा सकते हैं। जैसे एक अभी हमने यहाँ घर के अंदर लगा दिया 5 मिनट का, 10 मिनट का हमने गार्डन में लगा दिया, 20 मिनट का हमने गाड़ी में लगा दिया, आधे घंटे का ऑफिस में लगा दिया। तो इस तरीके की जो है ना कई सीन्स जो हैं फिल्मों में या सीरियल्स में लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इनको फटाफट बदला जाता है। मगर मंच पे जो नाटक खेला जाता है उनके दृश्य लंबे होते हैं, क्योंकि उन्हें हम जल्दी जल्दी बदल नहीं सकते। इसी प्रकार नाटक में सीमित स्थान होते हैं, जबकि फिल्म और टीवी सीरियल की पटकथाओं में कोई सीमा नहीं होती। जो हमने बताया कि भाई मंच में तो एक सीमित स्थान है कि हमें मंच पे ही करना है, जबकि इनमें फिल्म और सीरियल्स में हम जगह जगह पे कैमरा लगा के उनको शूट कर सकते हैं। प्रत्येक दृश्य किसी नए स्थान पर घटित हो सकता है। दोनों दृश्यों में एक मूलभूत अंतर है कि नाटक एक सजीव कला माध्यम है, यहाँ अभिनेता अपने जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करता है, जबकि सिनेमा या टीवी में पूर्व रिकॉर्डेड छवियां या ध्वनियां होती हैं। नाटक को सीमित अवधि के दौरान ही मंचित किया जाता है, जबकि फिल्म का समय 2 दिन या 2 वर्ष तक भी हो सकता है। नाटक के कार्य व्यापार व दृश्यों की संख्या और चरित्रों की संख्या सीमित होती है। अब क्या है, अब इसमें कई चीजें आपको बताई गई। हमने तो अभी एक आपको बताया जगह की सीमित होती है, दृश्य कम ज्यादा होते हैं, जैसे फिल्मों में ज्यादा दृश्य हो सकते हैं, नाटक या मंच में अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से एक मूलभूत अंतर ये सबसे ज्यादा है कि जो मंच पे जो नाटक प्ले किया जाता है, वो एक्चुअल के जो लोग होते हैं वो एकदम लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, जबकि रिकॉर्डेड होते हैं हमारे सिनेमा, और उनको रिकॉर्ड करके फिर बाद में प्रसारित किया जाता है काट छाट करके। लेकिन मंच पे जो नाटक खेला जाता है उसमें किसी भी काट छाट की कोई गुंजाइश नहीं होती। फिर उसके बाद में आता है हमारा सिनेमा और टीवी में पूर्व रिकॉर्डेड। नाटक सिनेमा में अवधि का समय, नाटक की अवधि आप आधे घंटे 45 मिनट की हो सकती है, जबकि सिनेमा में या धारावाहिकों में 2 दिन में भी होता है और 2 वर्षों तक भी इनकी रिकॉर्डिंग चलती है, तब कहीं जाकर 2 या 2.5 घंटे की फिल्म तैयार होती है। नाटक का कार्य व्यापार व दृश्यों की संख्या और चरित्रों की संख्या सीमित होती है। नाटक में जो जितनी भी चीजें ली जाती हैं उनकी एक संख्या लिमिटेड होती है, चरित्रों की संख्या भी लिमिट होती है, लेकिन सिनेमा या धारावाहिकों में अनगिनत पात्र लिए जाते हैं। आप जितने चाहें उतने पात्र लेकर उसमें कार्य कर सकते हैं। किंतु सिनेमा टीवी में फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड आदि अर्थात अतीत व आने वाले समय की कल्पना आदि को तकनीक के माध्यम से दिखाकर घटनाक्रम को किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नाटक में एक ही समय एक ही कालखंड की घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि फिल्म या टीवी में एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर क्या घटित हो रहा है को एक साथ दिखाया जा सकता है। नाटक में पटकथा में अंतर को विभिन्न कहानियों को फिल्माने की प्रक्रिया से और भी स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। अब एक सबसे बड़ी चीज जो है सिनेमा और नाटक में क्या चीज होती है, फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैश बैक, ये तकनीक हम सिनेमा में अपना सकते हैं। मतलब हम तकनीक के माध्यम से चीज बना सकते हैं। अगर हम पास्ट में जा रहे हैं तो उसे कभी कभी क्या होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा देते हैं, तकनीक के माध्यम से दिखाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या चीजें होती हैं, जैसे हम हमारी फेमस फिल्म थी गोलमाल, उसमें क्या परेश रावल सोचता है तो वो फ्लैश बैक में चला जाता है कि जब वो अपनी बीवी से जो है पहली बार मिला था,
उसको प्रपोज किया था, तो उसको जो पहली बार मिला था ना, तो वो क्या हुआ, वो फ्लैशबैक में गया, तो फ्लैशबैक को क्या ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा दिया, फिर जैसे ही वो प्रेजेंट में आया फिर उसको कलर्ड में दिखा दिया गया। उसी तरीके से आपने बहुत जगह देखा होगा फ्लैश फॉरवर्ड में, यानी आगे आने वाली चीजों को भी तकनीक के माध्यम से दिखाया जाता है, आगे आने वाले समय में हम ये चीज ऐसा करेंगे, उसको हल्का सा धुंधला करके दिखा देते। जैसे हम लोग अपनी सपने देखते हैं ना, हम लोग जैसे कोई हम लोग ड्रीम्स देखते हैं, तो उनमें क्या होता है, हर चीज क्लियर नहीं होती, धुंधली सी रहती है एक्चुअल में। तो उसी तरीके से तकनीक के माध्यम से अगर हम फ्लैश फॉरवर्ड को दिखाते हैं तो उसे हम कभी कभी थोड़ा सा ब्लर करके चीजों को दिखा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा फ्लैश फॉरवर्ड। तो ये तकनीक जो है सिनेमा में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि नाटक जो यानी कि मंच पर जब नाटक खेला जाता है तो इस तकनीक को हम नहीं दिखा सकते, उसमें कालखंड सीमित होता है, यानी कि आप वर्तमान में ही दिखा सकते, आप उसमें फ्लैश फॉरवर्ड या फ्लैश ब्लैक में नहीं जा सकते। ये चीज सबसे बड़ी जो है डिफरेंस होता है सिनेमा और नाटक में। दृश्य पटकथा की मूल इकाई होती है एक स्थान पर एक ही समय में चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर दृश्य की तरह की जाती है। स्थान, समय व कार्य व्यापार आदि इन तीनों में से किसी एक के बदल जाने पर दृश्य बदल जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में रजनी के एक उदाहरण से दृश्य की संरचना की परिकल्पना और भी स्पष्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जब हम कोई पटकथा लिख रहे हैं, ठीक है, पटकथा लिख रहे हैं यानी कि पर्दे के लिए हम कहानी लिख रहे हैं, तो पर्दे के लिए क्या होता है, जब कहानी लिखते हैं तो हम दृश्य के हिसाब से लिखते हैं, प्रथम दृश्य यहां हुआ, दूसरा दृश्य यहां हुआ, तीसरा दृश्य यहां हुआ। अब दृश्य के हिसाब से क्या होता है, हमारा कार्य व्यापार, दृश्य सब कुछ बदलता है। अब इसे हम कैसे समझेंगे, हमारे सिलेबस में ही एक नाटक, एक एकांकी आई हुई है, पटकथा आई हुई है, वो है रजनी। रजनी के ऊपर जो है धारावाहिक बन चुका है। अब ये धारावाहिक में हमने धारावाहिक देखा हुआ है रजनी, अब उसकी पटकथा को भी हमने यहां पर पढ़ा। अब ये पटकथा लिखी कैसे गई, जैसे यहां पर था एक दृश्य एक था, यानी कि पहला दृश्य क्या था, वो लीलाबेन नामक महिला के फ्लैट से शुरू होता है, समय शायद दोपहर का है क्योंकि उसका बेटा स्कूल से वापस आ गया। तो पहला दृश्य कहां लगाया गया, लीलाबेन के घर का लगाया गया, समय था दोपहर का। दूसरा दृश्य अगले दिन स्कूल के हेडमास्टर का कमरा और वक्त फिर वही दिन का था, यानी कि अब जब दूसरा दृश्य लगाया गया तो वो कहां था, वो स्कूल के हेडमास्टर का रूम था और समय वही था। तो मतलब पहला दृश्य घटा कहां पर, जो है लीलाबेन के घर पे, दूसरा दृश्य हेडमास्टर के यहाँ। क्यों, क्योंकि उनका लीलाबेन का बेटा अमित जो आता है उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होता है, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है, लेकिन तब भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते क्योंकि उसके जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने ट्यूशन लगाने को बोला होता है, लेकिन वो ट्यूशन नहीं लगाता है क्योंकि मैं पढ़ लेता हूँ, और इसी चक्कर में जो है मैथ्स के जो टीचर होते हैं वो उसके मार्क्स कम कर देते हैं। तो ये अब इसी की जो बात, रजनी वहीं बैठी होती है लीलाबेन के घर पे, जब उसको ये पता चलता है तो वो दूसरे दिन जो है कहाँ जाती है, हेडमास्टर के रूम में। तो दूसरा दृश्य अगले दिन स्कूल के हेडमास्टर के रूम में लगता है। फिर तीसरा दृश्य उसी दिन रजनी का फ्लैट और वक्त है शाम का, हेडमास्टर के साथ मिलके आती है, वहां पर जो उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो तीसरा दृश्य वो अपने पति के साथ वहां अपने फ्लैट में उसी दिन शाम को डिस्कस कर रही होती है सारी चीजें। तब उसके पति बोलते हैं कि एक की आवाज उठाने से नहीं होगा, तो कईयों को आवाज उठानी होगी। तो ये सारी बातें रजनी और उसके हस्बैंड के बीच तीसरे दृश्य में उसके फ्लैट पे घट रही होती। तो इस तरीके से तीन दृश्यों के माध्यम से बताया गया कि पटकथा किस तरीके से अलग अलग दृश्यों पर घटित होती है। ये सारे अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग दृश्य हैं। इसी प्रकार हम अलग अलग स्थान, समय और कार्य व्यापार को लेकर अलग अलग दृश्यों की संरचना कर सकते हैं। तो हमने जैसे बताया सब अलग अलग थे। अब क्या है, पटकथा लिखते समय इस बार यह बात ध्यान देने योग्य है कि दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन या घटना स्थल अवश्य लिखा जाता है। यह कमरा, पार्क, रेलवे स्टेशन या विद्यालय का द्वार है। उसके पश्चात दिन, समय, रात, सुबह, दोपहर आदि के पश्चात ये बताना होगा कि घटना बाहर घट रही है या कमरे में। यानी कि जब हम पटकथा लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए डे 1 की हम शूटिंग की पटकथा लिख रहे हैं, तो अब पटकथा में जो पहला दृश्य हमारा लिख रहा है उसको लिखने से पहले हमें लिखना पड़ता है दृश्य संख्या 1, ये हम लिखेंगे, पहले हमने लिखा।
अब हमें बताना है कि ये दृश्य संख्या कहाँ घट रही है, कौन सा स्थान है। यानी कि मान लीजिए गार्डन है, किसी का किचन है, किसी का कमरा है, बेडरूम है, किसी का ड्राइंग रूम है, ये सब चीजें घटेंगी। फिर उसके बाद सेकंड आता है समय। समय कौन सा है, सुबह सुबह का है, मंदिर है तो जैसे सुबह सुबह का दृश्य है, किचन में है तो भी सुबह सुबह का दृश्य, कोई भी दृश्य हम लिख सकते हैं। यह पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। आज फिल्मों व टीवी के कार्यक्रमों के निर्माण में टेक्निकल वस्तुओं का सहारा लिया जाता है। पटकथा में संकेतों का अत्यधिक महत्व है। इसमें फिल्म या टीवी में काम करने वाले हर व्यक्ति को उसके काम में मदद मिलती है। दृश्य के अंत में कट टू, रिजॉल्व टू, फेड आउट आदि जैसी जानकारी निर्देशक एडिटर के काम को सरल बना देती है। तो अब मतलब लिखने का जो स्टैंडर्ड वे है आपको वो बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पटकथा लिखने का एक यही चीजें हैं। जब पटकथा एंड होती है तो कट टू, डिसॉल्व टू या फेड आउट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जितने निर्देशक को पता है कि उसे इस दृश्य के बाद कट बोलना है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर है, आज वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर पे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें कथा पटकथा का प्रारूप बनाया होता है। आपके द्वारा दी गई छोटी सी भी गलती तुरंत पकड़ ली जा सकती है तथा उसको सुधारने में सुझाव भी दिए जाते हैं। तो आजकल सॉफ्टवेयर में आप जैसे देखते हैं बहुत तरह के फॉर्मेट्स बने हुए हमें मिलते हैं। हम गूगल्स की बहुत सी साइट्स हैं, अगर वहां पे जाएं तो हमें फॉर्मेट्स बने बनाए मिल जाते हैं। उसी तरह आपको ये स्क्रिप्ट राइटिंग का फॉर्मेट भी बना बनाया मिलता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर और भी हैं, तो उनके जरिए भी आप इनका इस्तेमाल करके आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपने कहीं गलती करी तो वो तुरंत स्क्रिप्ट राइटिंग के फॉर्मेट में आपके सामने आ जाए और जाती है, जिन्हें आप सुधार कर सकते हैं। पटकथा लिखते समय सर्वप्रथम हमें उन आधारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए जिनको लेकर पटकथा लिखी जा रही है। पटकथा ही किसी फिल्म या धारावाहिक का मूलाधार होती है। पटकथा के अनुसार ही निर्देशक, अभिनेता, कैमरे के पीछे काम करने वाले तकनीशियों तक को उनके कार्य क्षेत्र का बोध होता है। पटकथा का आधार कथा है, अतः कथा का चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इसके पश्चात हमें देखना होगा कि पटकथा की संरचना ढांचा कैसे तैयार किया जाना है। तो अब यह है पटकथा लिखते समय, जैसे हम पटकथा स्क्रिप्ट राइटिंग हम करते हैं तो इनमें कुछ हमें ध्यान रखना है। पटकथा हमेशा कथा पर लिखी जाती है, तो जब भी कोई स्टोरी ली जा रही है, जिसी भी कथा को आप ले रहे हैं जिसपे आपको पटकथा लिखनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे स्क्रिप्ट राइटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। ये ध्यान रखकर आपको कार्य करना होता है। और लिखते समय आप ऐसा लिखो कि हर एक जो पटकथा जब लिखी जाती है तो उसके अंतर्गत उस जैसे शूटिंग है, सिनेमा है, सिनेमा की शूट हो रही है तो उसमें हर एक तकनीशियन, अभिनेता, जो कोई भी काम कर रहा है, सबको अपने कार्य क्षेत्र के बारे में नॉलेज मिले कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। सबका अपना काम अलग अलग डिवाइड कर देना पड़ता है। इस पटकथा में हमें हर एक चीज को मेंशन करना पड़ता है। तो इसके पश्चात हमें देखना होगा कि पटकथा की संरचना ढांचना कैसे तैयार हो, यानी कथा का जब हम चुनाव कर ले तो हमें पटकथा कैसे तैयार करनी है, हमें यह ध्यान रखना हो। पटकथा में द्वंद्व व टकराहट की स्थिति होनी चाहिए जिससे कथा में गति आएगी, फिल्म या धारावाहिक रोचक बनेगा। पटकथा के दृश्य, समय, कार्य व्यापार के अनुकूल होने चाहिए। दृश्य छोटे एवं गतिशील होने से कहानी में गति आएगी। पटकथा में फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड की तकनीक का प्रयोग करके पूरी लोकेशन को स्पष्ट करने का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अब ये जो पटकथा हम लोग लिखते हैं, इसमें क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है जो आपको अच्छी पटकथा लिखने में सहायक करेगी। तो इसमें सबसे पहले क्या था, इसमें द्वंद्व होना चाहिए, मतलब किसी तरह का टकराहट होना चाहिए, क्योंकि जब तक परेशानी नहीं होगी तब तक क्या होगा, जो देखने वाला है वो अपने आप को उस कहानी से जोड़ नहीं पाएगा और उस कहानी में गति नहीं आएगी। जो अगर द्वंद्व हुआ तो गति आएगी तो उसका समापन होगा। तो इस तरीके से एक प्रोग्रेस होती है हर चीज में। तो ये प्रोग्रेस जो है ना हमारे कहानी को आगे बढ़ाती। तो अब जो भी आप दृश्य ले रहे हैं, कार्य व्यापार जो भी ले रहे हैं, ये सब आपस में मिले जुले होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि खाने बनाने का दृश्य है उसे आप ड्राइंग रूम में शूट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या पूजा का दृश्य है उसे आप जो है खुले में पेड़ के नीचे नहीं कर सकते, उसके लिए एक मंदिर चाहिए। तो इस तरीके से जब भी आप कोई दृश्य लिखें तो उसका दृश्य डिसाइडेड होना चाहिए कि ये मंदिर में है या घर के छोटे से मंदिर में है या रूम में भगवान जी रखें। मतलब अगर पूजा हो रही है तो आप पूजा का आगे पूजा दिखाएंगे भी कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं।
तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। साथ ही हम फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड की तकनीक का भी इस्तेमाल करके कहानी को गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं। तो ये कथा पटकथा लिखते, कथा को पटकथा में तब्दील करते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये सभी हमने इस पार्ट में फटाफट समझ लिया और पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं इस पार्ट से रिलेटेड। तो प्रश्न संख्या पहला है, पटकथा से क्या तात्पर्य है। हम पटकथा के बारे में पढ़े तो उसका मतलब क्या है। पटकथा शब्द दो शब्द से बना है, पट और कथा। इनमें पट शब्द का अर्थ है पर्दा और कथा शब्द का अर्थ है कहानी। इस प्रकार पटकथा शब्द से तात्पर्य ऐसी कहानी से है जो पर्दे पर दिखाई जाए। पर्दा छोटा अथवा बड़ा कोई भी हो सकता है। कहने का भाव यह है कि जो कहानी टेलीविजन या सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती है उसे पटकथा कहा जाता है। पटकथा के आधार पर ही निर्देशक फिल्म अथवा धारावाहिक की शूटिंग की योजना बनाता है। अभिनेता, कैमरामैन, तकनीशियन, सहायक आदि भी पटकथा के आधार पर अपना अपना कार्य करते हैं। तो पटकथा मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट का मतलब होता है पर्दा और कथा का मतलब होता है कहानी, अर्थात सिनेमा या धारावाहिक जैसे पर्दों के लिए लिखी जाने वाली कहानी पटकथा कहलाती है। तो इसमें बहुत से लोगों का ध्यान होता है, तो लिखते समय बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। प्रश्न संख्या 2 है, पटकथा का स्रोत कहां से मिलता है। तो पटकथा का स्रोत बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई कथा हो सकती है, कहीं कोई घटना हो सकती है, बहुत से कोई भी स्रोत हो सकता है। तो क्या है, पटकथा का स्रोत कुछ भी हो सकता है। हमारे स्वयं के साथ घटी कोई घटना अथवा हमारे पास घटी कोई घटना भी पटकथा का आधार बन सकती है। इसके अतिरिक्त अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना में आई कोई कहानी, इतिहास में वर्णित कोई व्यक्ति, कोई सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी प्रसिद्ध रचना पर पटकथा लिखी जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं को तो बहुत बार पटकथा पर आधार बनाया गया है। उदाहरण स्वरूप शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर 3 बार फिल्म बनाई जा चुकी है। तो कहने का मतलब है इसका स्रोत कहीं से भी हो सकता है। हमारे साथ कोई घटना, हमने कोई घटना देखी हो, समाचार, खबर, कोई कहानी, पौराणिक, ऐतिहासिक कोई कहानी, कोई पात्र, किसी पर भी हम पटकथा को लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, पटकथा की संरचना कैसी होनी चाहिए, यानी कि जब इसकी को बनाना शुरू करते हैं तो ये कैसी होती है। तो क्या है, फिल्म तथा दूरदर्शन की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटना स्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, द्वंद्व, समाधान आदि सभी कुछ होता है। यानी कि अगर हम इसमें लिखते हैं तो ये सभी चीजें हमें शामिल करनी पड़ती हैं। इसमें छोटे छोटे दृश्य असीमित घटना स्थल होते हैं, यानी कि इसमें दृश्य ज्यादा लंबे नहीं है, एक ही जगह पे बहुत ज्यादा दृश्य नहीं घटित किए जाते हैं और बहुत इसमें पात्रों की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, घटना स्थल भी बहुत सारे होते हैं। इनकी कथा फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है। फ्लैशबैक से अतीत में हो चुकी और फ्लैश फॉरवर्ड से भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को भी दिखाया जा सकता है। कथानक को विभिन्न दृश्यों में बदलते हुए अंत की ओर ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कथानक में हम अलग अलग दृश्यों को दिखाते हैं, बहुत सारे पात्र होते हैं, साथ ही हम इसमें फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल करके भविष्य में घट रही घटनाएं और भूतकाल में घट रही घटनाओं को भी दिखा सकते हैं एक ही साथ। मतलब मान लीजिए कि इसी समय, अभी के समय हम जैसे प्रेजेंट टाइम में दोपहर के 2 बजे हैं, उसी समय हम ऑफिस का भी दृश्य शूट कर दें, उसी समय हम घर का भी दृश्य शूट कर दें, उसी समय हम पार्क का, मतलब 2 बजे 3 जगह घटनाओं में क्या क्या घटा, हम ये सभी कुछ चीजें एक ही बार में दिखा सकते हैं। ये हम हमारे सामने पटकथा की संरचना को हम सुधार करके ये सारे काम कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4, नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। अब हमने यहाँ पर देखा था ना, हमने ये आपको बताया था कि जो नाटक होती है उसी तरीके से मिलते जुलते हम पटकथा को भी लिखते, लेकिन इनमें समानताएं अगर बहुत सारी होती हैं तो उसमें असमानताएं भी होती हैं। अब ये असमानताएं क्या होती हैं? नाटक और फिल्म की पटकथा में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। ये अंतर निम्नलिखित हैं। जैसे नाटक के दृश्य बहुत लंबे होते हैं जबकि फिल्म के दृश्य छोटे छोटे होते हैं। नाटक के दृश्य एक ही जगह पर काफी लंबे समय, लंबे यानी कि 20-20, 25-25 मिनट के एक दृश्य लग सकते हैं, लेकिन फिल्मों में मतलब दृश्य छोटे छोटे होते हैं और बहुत जगहों पर
लगते हैं। नाटक में घटना स्थल प्रायः सीमित होते हैं, जबकि फिल्म में इनकी कोई सीमा नहीं होती। नाटक में सीमित है कि सिर्फ हमें मंच पे ही नाटक करना है, वो उतना सीमित क्राइटेरिया होता है कि हमें यही हमारा स्थल है। लेकिन फिल्मों में हम जगह जगह दिखा सकते हैं, रूम में, बेडरूम में, किचन में, गार्डन में, दफ्तर में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बहुत तरीके की घटना स्थलों को हम दिखा सकते हैं। नाटक एक सजीव कला माध्यम है जिसमें अभिनेता अपने जैसे ही जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला को प्रदर्शन करते हैं, जबकि सिनेमा में ये पूर्व रिकॉर्डेड छवियां होती हैं। अब नाटक में क्या होता है, एक्चुअल का आदमी मंच पे प्ले करता है और आप सामने बैठे देखते हैं, तो मतलब एकदम फेस टू फेस चीजें हो चलती हैं। लेकिन फिल्मों में ये सब चीजें क्या होती हैं, पूर्व रिकॉर्डेड होती हैं, यानी कि इनको पहले से रिकॉर्ड कर लिया जाता है, काट छाट करके, एडिटिंग करके ये आपके सामने प्रस्तुत करी जाती है। जबकि नाटक में ये काट छाट कुछ नहीं होती, सारी चीजें लाइव होती है, आप फेस टू फेस देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। फिर है, नाटक में कार्य व्यापार, दर्शकों की संरचना और चरित्रों की संख्या सीमित रखनी होती है, जबकि सिनेमा में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जितने भी स्थल लेते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीजें, प्रॉप्स या जो भी चीजें लेते हैं, नाटक में ये सारी चीजें सीमित होती हैं। लेकिन सिनेमा में ये सारी चीजें आप असीमित ले सकते हैं, पात्रों को भी आप बहुत सारे ले सकते हैं, जबकि नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है। 5 से 6, 7 से 8 ही पात्र ही जो है नाटक में मंच पे मंचन कर सकते हैं। लेकिन सिनेमा में तो आप देखते हैं 25-25, 30-30 पात्र होते हैं एक फिल्म में, तो आप वो उनको भी अलग अलग करते हैं, मतलब इसमें पात्रों की संख्या ज्यादा होती है सिनेमा में। नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है, जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में कथा का विकास कई प्रकार से हो सकता है। तो नाटक में एक रेखीय क्यों होता है, क्योंकि दृश्य सामने ही रहता है, ठीक है, मंच पे एक ही साइड पे प्ले होता है, इसलिए एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन फिल्म में हमने जैसे आपको बताया था, एक ही समय में कई जगह पर घटित हो रही घटना को हम सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए 2 बजे आपके घर में क्या हो रहा है ये भी दिखा सकते हैं हम फिल्म में, 2 बजे आपके और पापा के ऑफिस में क्या हो रहा है हम ये भी दिखा सकते हैं, और 2 ही बजे आपके स्कूल में आप क्या कर रहे हैं ये भी दिखा सकते हैं। तो मतलब फिल्म के माध्यम से हम तीनों जगहों को हम दिखा सकते हैं। लेकिन नाटक के माध्यम से हम खाली एक ही सेट लगा सकते हैं, या तो हम ऑफिस का लगा लें, या घर का लगा लें, या स्कूल का लगा लें। तो क्यों, क्योंकि वहां पे हम फटाफट दृश्यों को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए नाटक में जो दृश्यों की संख्या रहती है वो सीमित रहती है, एक रेखीय रहती है, एक ही हिसाब से आगे बढ़ेगी। लेकिन यही चीज सिनेमा में हम बहुरेखीय कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट को भी पूरा कंप्लीट किया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने आपको समझाया। ये 1 शॉट रिवीजन आपके लिए हिंदी में ही नहीं सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, तो इन्हें आप देखेंगे कहाँ। इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर CBSE इंग्लिश मीडियम है, इसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने 1 शॉट रिवीजन आ जाएगा। इसे क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लासेस आएंगी जिनमें 1 शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आप हैं क्लास 11 में, आप इसे यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्लास 11 के पूरे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी, सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। तो जो भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होने वाला है, आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने उस सब्जेक्ट में जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी आपके सामने आएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वो वीडियो, यानी कि वो वीडियो सिलेक्ट करनी है जो आपके एग्जाम या टेस्ट में आने वाले हैं, जो भी पूछे जा रहे हैं। तो बस आपको क्लिक करना है, वीडियो देखना है, जितने भी सब्जेक्ट्स चैप्टर्स आ रहे हैं उनको देखते जाइए, क्लिक करते जाइए, वीडियो देखते जाइए और फटाफट रिवीजन करते जाइए, ताकि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो जाएं। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।